नमस्कार। अगर आप एचटेट, सीटेट और हरियाणा सीईटी की तैयारी कर रहे हैं और अपनी तैयारी को तेज तर्रार और फराटेदार बनाना चाहते हैं, तो आइए जुड़िए मेरे साथ। आज हम ईवीएस का जो बचा हुआ पोर्शन है वो कंप्लीट करेंगे। पहली क्लास में हमने कुछ पार्ट कंप्लीट कर लिया था, आज कुछ बची हुई थ्योरी का पोर्शन हम कंप्लीट करेंगे। ये करने के बाद सिर्फ आपको पीवाईक्यू सॉल्व करने पड़ेंगे, इससे ज़्यादा कुछ मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे, जो भी इम्पोर्टेंट क्रैक्स थे सीईवीएस के, वो मैंने सारे यहाँ डिस्कस किए हैं और जो बाकी बचा हुआ पोर्शन है वो आज हम डिस्कस करते हैं। तो हमने अपने हेल्थ और न्यूट्रिशन के पार्ट पर कुछ काम किया था, आज हम ईवीएस का जो बाकी बचा हुआ हेल्थ और न्यूट्रिशन का पार्ट था वो पढ़ते हैं। देखिए, अब देखते हैं कि हेल्थ और न्यूट्रिशन में सबसे पहले वेरी इंपॉर्टेंट है कार्बोहाइड्रेट्स। हमें अलग अलग भाग की ज़रूरत होती है। जैसे हमें कैसी डाइट की ज़रूरत होती है, एक संतुलित आहार, एक बैलेंस डाइट चाहिए होती है, जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स भी हो, फैट्स भी हो, प्रोटीन भी हो, मिनरल्स भी हो, वाटर का भी कुछ पोर्शन हो, साथ ही साथ उसमें विटामिन भी हो, ताकि हमें डिसीज के अगेंस्ट में लड़ने के लिए एनर्जी प्रोवाइड कर सकें, ताकि हमारी बॉडी फिट एंड फाइन रह सके। इसके लिए हमें बैलेंस डाइट की ज़रूरत पड़ती है और उस बैलेंस डाइट में कार्बोहाइड्रेट्स मेनली सबसे ज़रूरी है। कार्बोहाइड्रेट्स कैसा फूड है? कार्बोहाइड्रेट्स एक एनर्जी प्रोवाइडिंग फूड है। इससे हमें क्या मिलता है? इससे हमें एनर्जी मिलती है, एनर्जी प्रोवाइडिंग फूड है। कार्बोहाइड्रेट्स क्या है? एनर्जी प्रोवाइडिंग फूड। इससे हमें क्या मिलती है? इससे हमें ऊर्जा मिलती है। मोस्टली ऊर्जा इसी फूड से मिलती है। इसके सोर्स हैं जैसे राइस, व्हीट, माइज, पोटैटो, बीन्स, पंपकिन, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स। आपसे पूछ लिया जाएगा एग्जाम में कि कार्बोहाइड्रेट्स के सोर्स कौन से हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हमें मिलता कहाँ से है? तो इसके सोर्स हैं राइस, व्हीट, माइज, पोटैटो, बीन्स, पंपकिन, मिल्क एंड मिल्क प्रोटीन प्रोडक्ट, और इससे एग्जेक्ट्रा भी कुछ सोर्स हैं। मेनली जैसे बीट रूट है, बीट रूट में भी कार्बोहाइड्रेट्स पाया जाता है, पोटैटो में भी कार्बोहाइड्रेट्स पाया जाता है, माइज है, व्हीट है, राइस है, बीन्स है, मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट है। इनसे हमें क्या मिलता है? इनसे हमें कार्बोहाइड्रेट्स मिलता है। इनसे हमें क्या मिलता है? इनसे हमें कार्बोहाइड्रेट्स मिलता है। उसके बाद है नंबर 2 पर फैट्स। हमें फैट की भी जरूरत होती है, फैट यानी कि वसा। वसा की भी ज़रूरत होती है। किसकी ज़रूरत होती है? वसा की ज़रूरत होती है। किसकी ज़रूरत होती है? वसा की ज़रूरत होती है। तो ये क्या करता है? ये भी एनर्जी प्रोवाइड करता है। जब हमारी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट्स नहीं है, तो जो हमारी बॉडी ने फूड स्टोर किया है, जो भी फैट के रूप में स्टोर किया है, वो यूज़ करती है जब हमारी बॉडी में क्या हो, कार्बोहाइड्रेट्स कम हो, शॉर्टेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स हो, तो हमारी बॉडी क्या यूज़ करती है? जो स्टोर किया हुआ फैट है उसको यूज़ करती है। मेनली स्टोर किया जाता है। इट प्रोवाइड एनर्जी, ये भी एनर्जी प्रोवाइड करता है। इट हेल्प टू कीप बॉडी वार्म, और ये बॉडी को क्या करता है? ये हमारी बॉडी को गर्म रखता है, वार्म रखता है। इसके सोर्स क्या है? ऑयल है, बटर है, कोकोनट ऑयल है, घी है, चीज़ है, क्रीम है, मिल्क प्रोडक्ट है। मेनली ये क्या है? ये इसके सोर्स हैं। फैट का सोर्स क्या क्या है? बटर है, ऑयल है, कोकोनट ऑयल है, घी है, मस्टर्ड ऑयल भी इसी में आ जाता है, चीज़, क्रीम, ये सारे क्या हैं? ये फैट हैं। उसके बाद है प्रोटीन। प्रोटीन क्या है? प्रोटीन एक बॉडी बिल्डिंग फूड है। बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिशन है। मेनली जो भी जिम वगैरह करते हैं उनको प्रोटीन की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, और वो क्या करते हैं? वो अपनी बॉडी को फिट एंड फाइन स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए मेनली ज़्यादा प्रोटीन ग्रैब्स करते हैं, वो प्रोटीन ज़्यादा खाते हैं। प्रोटीन के सोर्स मेनली क्या क्या हैं? प्रोटीन के सोर्स हैं जो पल्सेस वगैरह हैं, पल्सेस, दूध, एग भी है। एक मिनट रुकिए, बोर्ड पे ही लिख कर डिस्कस करेंगे। ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से प्रश्न पूछ लिया जाता है। प्रोटीन की कमी से छोटे बच्चों में क्वार्सियोर का रोग हो जाता है। कौन सी डिसीज से कौन सा रोग होता है, हम ये भी पढ़ेंगे। प्रोटीन मिल्क प्रोडक्ट्स होते हैं जो पल्सेस होती हैं, उनमें
और मेनली जो सोयाबीन होती है उसमें सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है। सबसे ज़्यादा प्रोटीन किसमें पाया जाता है? सबसे ज़्यादा प्रोटीन जो सोयाबीन होती हैं, जो बीन्स होती हैं उनमें भी प्रोटीन होता है। मेनली जो सोयाबीन होती है, जो ऐसे साइज़ की होती है, ऐसा साइज़ होता है जिसका फूड में, वो क्या होती है, वो क्या होती है, सोयाबीन होती है। और उसमें सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है? सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है। सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है? सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है। ये मेनली मिल्क प्रोडक्ट में जैसे घी, क्रीम, चीज़, पल्सेस में जैसे दालें वगैरह होती हैं उनके अंदर पाया जाता है। जो ग्राउंड नट्स होती हैं, ऑयल जो जिनसे निकलता है वो भी थोड़ी बहुत इसी के अंतर्गत आती है। जैसे सोयाबीन ऑयल का यूज़ हम प्रोटीन के लिए कर सकते हैं। वैसे मेनली सबसे ज़्यादा प्रोटीन सोयाबीन में होता है। उसके बाद देखिए विटामिन्स। विटामिन क्या करती हैं? ये बहुत कम ज़रूरत होती है। सुनिए, विटामिन हेल्प टू फॉर्म एंड मेंटेन हेल्थी बोन, टीथ एंड स्किन। फॉर्म एंड मेंटेन, क्या मेंटेन करके रखती हैं? हेल्थी बोन्स, टीथ एंड स्किन। इनको हेल्थी रखने का काम करती हैं। ये स्मॉल क्वांटिटी में चाहिए होती हैं। ये स्मॉल क्वांटिटी में चाहिए होती हैं और इट हेल्प्स टू फाइट, किससे फाइट करने के लिए? अगेंस्ट इन्फेक्शन। ये इन्फेक्शन से फाइट करने में हेल्प करती हैं। और क्या है इसका काम? विटामिन आर रिक्वायर्ड इन स्मॉल क्वांटिटी, ये मैंने अभी बताया है। ये डिफिशिएंसी डिसीज से प्रिवेंट करने में हेल्प करती है, प्रोटेक्शन करती है इन्फेक्शन से। ये मेनली किस में पाई जाती है? इसकी सोर्स क्या है? जो ऑल सिट्रस फ्रूट है उनमें विटामिन सी पाया जाता है। ऑल सिट्रस फ्रूट, ऑल सिट्रस फ्रूट्स, जो भी खट्टे फल होते हैं उनके अंदर क्या पाया जाता है? उनके अंदर विटामिन सी पाया जाता है। मेनली ब्रोकली में, पपाया में, आलमंड में, सनफ्लावर ऑयल में, कैरेट में, पम्पकिन में, ऑरेंज में, बीन्स में, स्पिंच में यानी कि पालक, इन सब में विटामिन पाए जाते हैं। और ये हमें खाने चाहिए ताकि हम अगेंस्ट किसके फाइट कर सकें? इन्फेक्शन के अगेंस्ट फाइट कर सकें, अपनी बॉडी को डिसीज से प्रिवेंट कर सके, फिट और फाइन रख सकें। तो इसके लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है? विटामिन की। ये मेंटेन करती हैं हमारे टिथ को, स्किन को और बोन को। ये क्या करती हैं? मेंटेन करके रखती हैं। स्मॉल क्वांटिटी में इनकी ज़रूरत होती है। इसके साथ साथ हमें मिनरल्स की भी ज़रूरत होती है, जैसे फॉस्फोरस है, वाटर है, इनकी भी हमें ज़रूरत होती है। और रफेज में मेनली मक्का आता है, ये याद रखना। रफेज में क्या आता है? रफेज में मेनली मक्का आता है। मिनरल्स जैसे आयरन है, कैल्शियम है, फॉस्फोरस है। ये हमारे ब्लड फॉर्मेशन में हेल्प करता है। ये किस में पाया जाता है? रेड मीट में पाया जाता है। प्लस जो ड्राइड फ्रूट होते हैं, ड्राइड फ्रूट्स में पाया जाता है। और जो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में पाया जाता है। ये एक बार सीटेट में क्वेश्चन पूछ लिया गया था कि एक बच्चा है, उसको डॉक्टर आंवला, गुड़ और पालक खाने की सलाह देता है। वो किस बीमारी से ग्रसित है? उसको आयरन की कमी हुई है, यानी कि उसको
एनीमिया रोग हुआ है। क्या हुआ है उसको? एनीमिया हुआ है। और इसलिए डॉक्टर उसको क्या कहता है? ग्रीन लीफी वेजिटेबल खाने की सलाह देता है, उसको गुड जैगरी खाने की सलाह देता है, उसको आंवला खाने की सलाह देता है। तो वो बच्चा किससे पीड़ित है, किससे ग्रसित है? तो उस बच्चे में आयरन यानी ब्लड में एचबी की कमी हुई है, और उसको क्या बोलते हैं? हम उसको एनीमिया बोलते हैं। जो कैल्शियम है ये हमारी बोन्स को फिट रखता है, और जो फॉस्फोरस है वो टिथ और बोन्स दोनों को मेंटेन करके रखता है। तो इनकी भी हमें हमारी बॉडी को ज़रूरत पड़ती है अपनी बॉडी को फिट रखने के लिए। संतुलित डाइट में ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ये भी क्या करते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ये क्वेश्चन पूछ लिया था कि एक बच्चा एनीमिया से पीड़ित है तो उसको खाने में क्या देना चाहिए? आंवला देना चाहिए, ड्राइड फ्रूट देने चाहिए, गुड़ खाने को देना चाहिए, ग्रीन लीफी फ्लावर पालक वगैरह खाने को उसको देना चाहिए। अब है डिसीज। डिसीज 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 बहुत सारी डिसीज हैं, जैसे कम्युनिकेबल डिसीज, नॉन कम्युनिकेबल डिसीज, डिफिशियंसी डिसीज। जैसे डिफिशियंसी डिसीज क्या होती है? जैसे विटामिन की कमी से रोग हो जाता है। लिखिए, विटामिन ए की कमी से, विटामिन बी की कमी से, विटामिन सी की कमी से, विटामिन डी की कमी से, विटामिन के की कमी से, आयरन की कमी से, कैल्शियम की कमी से कौन से रोग होते हैं? विटामिन ए नाइट ब्लाइंडनेस, इसको रतौंधी भी बोलते हैं। बी से बेरी बेरी, सी से स्कर्वी रोग हो जाता है। डी से क्या होती है? कैल्शियम की कमी से क्या होती है? रिकेटस हो जाता है, रिकेटस। और के से नो ब्लड क्लॉटिंग, नो फॉर्मेशन ऑफ ब्लड क्लॉटिंग। विटामिन के की कमी से क्या हो जाता है? हमारी ब्लड में क्लॉट्स, हमारा ब्लड क्लॉट नहीं होता। जैसे कहीं भी चोट लगी तो हमारा ब्लड निकलता रहता है, खून बहता रहता है, वो रुकता नहीं, ब्लड क्लॉट नहीं करता। तो ये किसकी कमी है? विटामिन के की कमी है। इसको रॉयल डिसीज भी कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? इसको रॉयल डिसीज भी कहा जाता है, क्योंकि जो ये विक्टोरिया है उसको थी ये बीमारी, और फिर उसकी जनरेशन में आगे 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 ट्रांसमिट होती रही, तो इसलिए इसको रॉयल डिसीज भी कहा जाता है। और इसमें ब्लड क्लॉट नहीं करता। विटामिन डी से रिकेट्स हो जाता है, विटामिन सी से स्कर्वी रोग हो जाता है, विटामिन बी से बेरी बेरी, और विटामिन ए से नाइट ब्लाइंडनेस हो जाता है। आयरन हमने अभी डिस्कस किया, एनीमिया हो जाता है आयरन की कमी से। और इससे क्या हो जाती है हमारी बोन्स वीक हो जाती हैं। इससे क्या हो जाता है? हमारी बोन्स वीक हो जाती हैं। ये है डेफिशिएंसी डिसीज। ये क्या है? डेफिशिएंसी डिसीज है। कम्युनिकेबल डिसीज मतलब जो एक पर्सन से, जो इन्फेक्टेड पर्सन है, उससे दूसरे में ट्रांसमिट हो जाती है। और नॉन कम्युनिकेबल जो ट्रांसमिट नहीं हो जाती हैं। ये थोड़ा अपर लेवल हो जाएगा। मेनली सीटेट में ये पूछा जाता है कि मच्छर से कौन सा रोग फैलता है, और पानी से कौन सा रोग फैलता है। मच्छर से मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया। सॉरी, थोड़ी राइटिंग मेरी ऐसी है। चिकनगुनिया, येलो फीवर। ये किससे फैलते हैं? मॉस्किटोज से फैलते हैं। किससे फैलते हैं? मॉस्किटोज से फैलते हैं। ये ऑप्शन दे दिया जाएगा और इनमें से कोई एक नहीं दिया जाएगा। जैसे इसमें, जैसे मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया के साथ हैजा दे दिया, तो ये पूछ लिया कि इनमें से कौन सी बीमारी जो है वो मॉस्किटो नहीं फैलाता है, मॉस्किटो से नहीं फैलती है, तो हैजा आ जाएगा। ऐसे ही अलग अलग बीमारियां, कुछ पानी की बीमारियां होंगी, कुछ मॉस्किटो की। तो ये ऑप्शन देकर ये पूछ लिया जाएगा कि कौन सी बीमारी कैसे होती है। मलेरिया के बारे में सुनिए, मलेरिया क्या है? इसको मादा एनोफ्लीज मच्छर फैलाता है। और क्या? प्लाज्मोडियम पैरासाइट। प्लाज्मोडियम पैरासाइट को ट्रांसमिट करता है। और कैसे? स्लेवरी ग्लैंड से।
स्लेवरी ग्लैंड से अपना जो, जैसे ये मॉस्किटो है ऐसे लगा लीजिए और इसके यहाँ पर इसकी स्लेवरी ग्लैंड होती है, उससे ट्रांसमिट होता है। मॉस्किटो जैसा तो नहीं लगा, मुझे ऐसी ड्राइंग नहीं आती, बट जस्ट इमेजिन ये अपनी स्लेवरी ग्लैंड से क्या करता है, प्लाज्मोडियम पैरासाइट को, जो जिसको भी ये काटता है उसमें छोड़ देता है उसके ब्लड में, और फिर ये इन्फेक्टेड होकर क्या करता है, मलेरिया कर देता है। इसके लक्षण क्या क्या हैं, सिम्टम्स क्या क्या हैं, इसमें कपकपी आती है, शिवरिंग होती है, स्वेटिंग भी होती है, लास्ट में हेडेक होता है, कपकपी होती है और बॉडी पेन भी हो सकता है थोड़ा बहुत। तो ये ध्यान रखिए। इसके लिए सिनकोना की छाल का, इसके इलाज के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, सिनकोना की छाल का, सिनकोना की छाल का प्रयोग किया जाता है। सिनकोना पेड़ की किसका प्रयोग किया जाता है, सिनकोना पेड़ की छाल का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद हम अगला टॉपिक देखते हैं। ये सिनकोना पेड़ की छाल से एक पॉइंट देखिए, ये हमारे टंग है और यहाँ पर हमें स्वीट फील होता है, यहाँ पर हमें क्या फील होता है, सॉल्टी फील होता है यहाँ पर श्योर, और यहाँ हम लास्ट में हमें क्या होता है, बिटर यानी कि कड़वा फील होता है। हम मोस्टली क्या करते हैं, जब दवाई लेते हैं तो उसको बिल्कुल अंदर रख के लेते हैं, वहाँ पे तो हमें और ज़्यादा कड़वा फील होगा, क्योंकि वहाँ पर हमारी बिटर बर्ड्स वहाँ पीछे होती हैं, और जो हम आइसक्रीम को ऐसे ऐसे कर करके खाते हैं, तो इसलिए क्योंकि हमें ज़्यादा टेस्ट आता है और ज़्यादा मज़ा आता है, इसलिए हम उसको यहाँ, क्योंकि हमारे यहाँ पर जो स्टार्टिंग में होती है हमारी टंग, उसके स्टार्टिंग वाले पोर्शन पर स्वीट्स बर्ड होती हैं, यहाँ से हमें मीठे का टेस्ट आता है, यहाँ से थोड़ा और सॉल्टी और श्योर, और लास्ट में हमें बिटर टेस्ट आता है। उसके बाद है डाइजेस्टिव सिस्टम, ये इम्पोर्टेंट और फास्टली रिवीजन है, इसलिए हम इतनी जल्दी जल्दी पढ़ रहे हैं। उसके बाद है डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेशन मेनली कहाँ से शुरू होता है, डाइजेशन कहाँ से शुरू होता है, डाइजेशन हमारे माउथ से शुरू होता है, माउथ से शुरू होता है, और फिर माउथ से TONGUE टंग, फिर तीसरे नंबर पर फूड पाइप में जाता है, फिर कहाँ जाता है, स्टोमक में जाता है, स्टोमक में फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में, फिर लॉन्ग इंटेस्टाइन में, और बस यहीं तक होता है, और बाद में जो भी होता है वो बाहर डिस्क्रीज कर दिया जाता है, उसको बाहर डिस्चार्ज कर दिया जाता है। अब है डाइजेस्टिव सिस्टम। सबसे पहले हमारे माउथ से हमारा डाइजेशन शुरू होता है, माउथ के बाद माउथ के अंदर जो स्लेवरी ग्लैंड्स हैं वो भोजन को सबसे पहले तो ब्रेक डाउन करते हैं बहुत छोटे पोर्शन में, बहुत छोटे पार्टिकल्स में उसको डिवाइड करते हैं ताकि वो इजीली डाइजेस्ट हो सके। ये हमारे टिथ और टंग ये कार्य करते हैं, और टंग से स्लाइवा मिक्स होता है, और स्लाइवा से वो और ज़्यादा मतलब सॉफ्ट हो जाता है और ईडेबल होता है, नीचे चला जाता है, तो टंग के बाद वो फूड पाइप से क्या है, स्टोमक में चला जाता है। गैस्ट्रिक जूस यहाँ सिक्रीट होता है, गैस्ट्रिक जूस कैसे नेचर का होता है, एसिडिक नेचर का होता है। उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में और फिर लॉन्ग इंटेस्टाइन में होता है। जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है ये क्या कितनी होती है, 18 फीट की होती है, और ये 7 से 8 फीट की होती है, 15 से 18 फीट हो सकती है, ये 15 से 18 फीट की है। और ये कितनी होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन 7 से 8, लॉन्ग इंटेस्टाइन कितनी होती है, 7 से 8 फीट की होती है। यहाँ पर वाटर एब्जॉर्प्शन होता है, वाटर एब्जॉर्प्शन होता है, और यहाँ पर हमारा पूरा फूड का एब्जॉर्प्शन हो जाता है, फूड एब्जॉर्ब हो जाता है यहाँ पर। तो ये पूछ लिया जाए कि हमारा डाइजेशन कहाँ पर, कौन से पार्ट पर कंप्लीट हो जाता है, तो डाइजेशन हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट हो जाता है, और जितना भी यहाँ पर लास्ट में जो वाटर वगैरह बचता है उसका एब्जॉर्प्शन लॉन्ग इंटेस्टाइन में होता है। और माउथ, पहले माउथ में फिर टंग में, यहाँ पर स्लाइवा मिक्स होता है, फिर फूड पाइप से स्टोमक में गैस्ट्रिक जूस मिलता है, यहाँ पर ये एसिडिक नेचर का होता है, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में, फिर लॉन्ग इंटेस्टाइन में, और फिर यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है लास्ट में क्या होता है, कंप्लीट हो जाता है। और इसके एग्जैक्ट
लंबाई 15 से 18 मेनली 18 फीट होती है। ये 18 फीट की और ये 7 से 8 फीट की होती है स्मॉल, लेकिन होती है 18 फीट की, होती है लॉन्ग लेकिन होती है केवल 7 से 8 फीट की। तो ये देखिए हमारे खाने को कितना ज़्यादा ट्रैवल करना पड़ता है और तब डाइजेशन होता है और हमारी बॉडी में उसका यूज़ किया जाता है। ये थोड़ा सा पार्ट था डाइजेशन के बारे में। डाइजेशन में मेनली अब वाटर के बारे में देखिए। वाटर की नो फूड वैल्यू, वाटर की कोई भी फूड वैल्यू नहीं होती, इससे हमें कोई भी न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलता। ये क्या होता है, कलरलेस, ऑर्डरलेस, स्मेललेस, कलरलेस, ऑर्डरलेस, स्मेललेस, टेस्टलेस, एक ट्रांसपेरेंट लिक्विड होता है मेनली। इसकी कोई फूड वैल्यू नहीं होती, किसकी कोई फूड वैल्यू नहीं होती। और जो वाटर है हमारी बॉडी में 70% वाटर की जरूरत पड़ती है हमें। 3 लीटर पानी डेली पीना चाहिए। कितना पानी हमें डेली पीना चाहिए? 3 लीटर। क्या आप पीते हैं? 3 लीटर पानी हमें डेली पीना चाहिए। इसकी कोई भी फूड वैल्यू नहीं होती। और हमारी अर्थ पर, जैसे ये हमारी अर्थ है, ये इस पर कितना पानी है? 71% वाटर है। 71% वाटर है, इसलिए इसको ब्लू प्लेनेट भी कहते हैं। इतना ज़्यादा पानी है लेकिन फिर भी हम सेव वाटर करते रहते हैं। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि जो ये पानी है ये ओशंस में है, ग्राउंड वाटर है, रेनी वाटर है, जो हमारे लिए जरूरी है। जो फ्रेश वाटर है, जो ड्रिंकेबल वाटर है, उसकी मात्रा केवल 3% है। ओनली 3% वाटर फ्रेश और ड्रिंकेबल वाटर है। फ्रेश वाटर और ड्रिंकेबल वाटर है। इसकी हमें जो हम पीने योग्य पानी इसको बोल सकते हैं। पीने योग्य पानी, पीने योग्य पानी, ड्रिंकेबल वाटर केवल 3% है, वैसे 71% है। 97% वाटर ऐसा है जो हमारे यूज का नहीं है। वाटर साइकिल में उसको यूज होता है लेकिन वो मेनली जिसको हम ड्रिंक नहीं कर सकते, जैसे समुद्रों में, ओशंस में होता है, वो खारा, ज्यादा नमकीन पानी होता है, इसलिए उसको हम यूज नहीं कर पाते हैं। तो कैसा होता है? ट्रांसपेरेंट, कलरलेस, ऑर्डरलेस, टेस्टलेस, नो फूड वैल्यू। वाटर के बारे में इतना ही था। उसके बाद कुछ वाटर कंजर्वेशन प्रोग्राम्स हैं। वाटर कंजर्वेशन ये पूछ लिए जा सकते हैं कि ये कहाँ चलाया गया, ये कहाँ चलाया गया। तो एक बार इनके बारे में सुनिए, जल्दी जल्दी कंप्लीट करना है इसको। वाटर कंजर्वेशन प्रोग्राम है तरुण भारत संघ। तरुण भारत संघ, तरुण भारत संघ ये कहाँ पर चलाया गया है? राजस्थान में। ये किसके लिए? जो झीलें होती हैं, झीलों के पुनर्निर्माण के लिए। झीलों के पुनर्निर्माण के लिए क्या किया जाता है? झीलों के पुनर्निर्माण के लिए इसको शुरू किया जाता है। और उसके बाद है भीम संघ। भीम संघ क्या है? भीम संघ कहाँ पर है? कर्नाटक में। इसको हम याद रख सकते हैं। तरुणराज से अब है भीम संघ। भीम संघ ये भी पानी के सेविंग वाटर के लिए है। ये कहाँ पे है? कर्नाटका में है। कर्नाटक में है, जिससे भीम नाटक करता है तो उस ऐसे याद कर सकते हैं। भीम संघ कहाँ पर है? कर्नाटक में है। पानी पंचायत, वेरी इंपॉर्टेंट। पानी पंचायत है महाराष्ट्र में। कहाँ पर है पानी पंचायत? महाराष्ट्र में है पानी पंचायत। और इम्प्योर वाटर से जो डिसीज होती हैं वो है हेपेटाइटिस, जॉन्डिस, डायरिया, टाइफाइड। ऐसे पूछ लिए जाएंगे कौन सी मॉस्किटो से और कौन सी वाटर से। तो हेपेटाइटिस, डायरिया, जॉन्डिस और टाइफाइड ये किससे होती हैं? वाटर से होती हैं। उसके बाद सेल्चर का टॉपिक देखिए। ऐसे अलग अलग टाइप के हाउसेस पूछ लिए जाते हैं ना, ये हाउस कहाँ, ये हाउस कहाँ। जैसे ये है बैम्बो ट्रीज, ये है बैम्बो लगा दिए जाते हैं और यहाँ पर फिर अपना घर बना लिया जाता है। कुछ ऐसे करके अपना घर बना लिया जाता है। ये 10 से 12 फीट के क्या होते हैं? बैम्बो लगा लिए जाते हैं। और ये घर किसके बने होते हैं? वुड के बने होते हैं।
कहाँ पर? जहाँ पर हैवी रेन होती है, हैवी रेन। ये मैं पिक्चर से दिखा रही हूँ ताकि याद रहे, हैवी रेन होती है। ये कहाँ पर? असम में बनाए जाते हैं ऐसे घर, असम या नॉर्थ ईस्ट में। असम या नॉर्थ ईस्ट के एरिया में ऐसे डंडे से बनाकर बैम्बू के, उनके ऊपर अपना घर बनाया जाता है। और ये ऐसे, ताकि जो बूंद आए, जो ड्रॉप्स आए, बारिश आए, वो नीचे आ जाए सीधी। हैवी रेन्स और जो ज़्यादा फ्लड वगैरह हो तो उससे भी बचाव हो सके। तो ऐसे घर कहाँ पर बनाए जाते हैं? ऐसे घर असम में बनाए जाते हैं। ऐसे घर कहाँ पर बनाए जाते हैं? असम में बनाए जाते हैं। एक है डोंगा, डोंगा हाउसेस। डोंगा हाउस कहाँ पर बनाए जाते हैं? ये डल लेक, डल लेक कश्मीर में, डल लेक कश्मीर में। ऐसे जैसे ये नदी है, डल लेक है, और इसके अंदर ये बोट टाइप है, और यही घर भी है साथ में। इसमें रूम्स वगैरह जो भी हैं, जो भी घर में होता है बेसिकली, वो इसके अंदर बना दिया जाता है। तो ये कहाँ पे है? ये डल लेक कश्मीर में ऐसे हाउसेस होते हैं, डल लेक कश्मीर में। स्टोन से घर कहाँ पर बनाए जाते हैं? डबल स्टोरी हाउस होते हैं, स्टोन के बने होते हैं। जो फ्लोर और रूफ है वो वुड की बनी होती है। ऐसे हाउस कहाँ पर होते हैं? ऐसे हाउस होते हैं लद्दाख में। ऐसे हाउसेस कहाँ पर होते हैं? ऐसे हाउसेस होते हैं लद्दाख में। जैसे ऐसे है डबल स्टोरी, और जो रूफ है ये किसकी बनी होती है? वुड की बनी होती है। प्रोटेक्शन ऑफ कोल्ड, प्रोटेक्शन ऑफ कोल्ड के लिए। और कहाँ पर है ये? कोल्डेस्ट डेजर्ट में, लद्दाख में। लद्दाख और जम्मू कश्मीर के पास पाए जाते हैं। वुडन फ्लोर और रूफ होती है। हाउसेज आर 2 फ्लोर, वॉल्स कॉटेड विद द लेयर ऑफ थिक लेयर ऑफ मड एंड लाइम। एक होता है इग्लू, इग्लू जैसे ये बर्फ के बने होते हैं, ऐसे इग्लूज होते हैं ये हो गया हमारा इग्लू। यहाँ पर एक छोटा सा दरवाजा होता है अंदर एंटर करने के लिए, ये होता है इग्लू। ये कहाँ पर? इसमें कौन रहता है? इस्किमोज जनजाति रहती है, इस्किमोज जनजाति। मेनली पूछ लिया जाता है कि इस्किमोज जनजाति कहाँ पर रहती है, तो इग्लू में, इग्लू बनाकर अपना, इग्लू को अपना घर बनाकर इस्किमोज जनजाति रहती है। ये आइस ब्लॉक से के बने होते हैं, और जहाँ पर वेरी कोल्ड रीजन होता है वहां पर ये बनाए जाते हैं। स्नो एक इंसुलेटर किसके बनाए जाते हैं? आइस के ही बनाए जाते हैं। एक इंसुलेटर के रूप में, एक कुचालक के रूप में कार्य करती है। यहाँ पर आइस किसके रूप में कार्य करते हैं? इंसुलेटर के रूप में कार्य करते हैं। एनिमल की स्किन और फर से इसका फ्लोर बनाया जाता है, और ये ओवल शेप के होते हैं। कैसी शेप होती है इनकी? ऐसी ओवल शेप होती है, ओवल शेप के बने होते हैं। ये किसके बने होते हैं? ओवल शेप के बने होते हैं। आइस ब्लॉक से और वेरी कोल्ड रीजन में ये बनाए जाते हैं। उसके बाद सुनिए, थोड़ा सा बच गया बस, जल्दी जल्दी कंप्लीट कर लेते हैं। माउंट एवरेस्ट के बारे में। फिर से लिखते हूँ भाई, स्पेलिंग मिस्टेक हो गया। ये हमारा टॉपिक है माउंटेन क्लाइंबिंग, माउंटेन क्लाइंबिंग, और इसमें है माउंट एवरेस्ट। ये इसकी हाइट है, और ये कहाँ पे है? नेपाल में है। ऐसे पूछ लिया जाएगा कि भारत का एक भाग है, इसकी सबसे ऊंची चोटी की लंबाई कितनी है, ये किसका हिस्सा है? से ये नेपाल का हिस्सा है, इसकी ये सबसे ऊंची चोटी है, और ये इसकी लंबाई क्या है? 8,848 मीटर स्क्वायर, किलोमीटर स्क्वायर इसकी लंबाई है। और इसको नेपाल में क्या कहते हैं? नेपाल में इसको
सागर माथा कहते हैं, सागर माथा कहते हैं। नेपाल में इसको क्या कहते हैं? सागर माथा कहा जाता है। ये हाईएस्ट पीक है और इसको किसने फतेह किया था? बिछेंद्री पाल ने। बिचेंद्री पाल ने इसको क्या किया था? बिचेंद्री पाल ने इसको फतेह किया था। ये इंडिया की फर्स्ट और पूरे वर्ल्ड की कौन सी थी? 5th वुमेन थी। उसके बाद है अबू धाबी डेजर्ट। अबू धाबी डेजर्ट, प्लांट्स के बारे में तो हमने पढ़ लिया था पिछली क्लास में। अब है अबू धाबी डेजर्ट। यहाँ पर जल्दी जल्दी में थोड़ी सी स्पेलिंग मेरी मिस्टेक हो जाती है। आबू धाबी डेजर्ट, आबू धाबी डेजर्ट यहाँ पे होते हैं नो रेन, नो वाटर। यहाँ पे कोई रेन नहीं होती, कोई वाटर नहीं होता। नो लेक, नो लेक, नो पाउंड। ओनली क्या होता है? ओनली ऑयल होता है। पेट्रोलियम वगैरह यहाँ पर निकलता है आबू धाबी में। यहाँ पर जो पेट्रोल तेल है वो बहुत ही सस्ता है और पानी जो है वो बहुत ही ज़्यादा प्रीसियस है। मतलब पानी बहुत कीमती है क्योंकि यहाँ आबू धाबी डेजर्ट पर पानी की कमी होती है। देयर इज नो रेन, नो लेक, नो रिवर, नो पॉन्ड एंड नॉट इवन अ ग्राउंड वाटर, बट देयर इज अ लॉट ऑफ ऑयल्स बिलो द सैंड, हिंस वाटर इज कॉस्टलियर देन पेट्रोल। इसलिए वाटर क्या है? ज़्यादा कॉस्टलियर है पेट्रोल के कंपैरिजन में। यहाँ की जो करेंसी है वो क्या है? धीरम है। ये पूछ लिया जाएगा, इसकी करेंसी क्या है? धीरम है यहाँ की करेंसी। और कॉस्टलियर क्या है? वाटर पेट्रोल से भी ज़्यादा कॉस्टलियर है। ये यहाँ पर रेत के टीले सैंड ड्यून्स पाए जाते हैं, सैंड ड्यून्स। ये इनकी फीचर दे दी जाएंगी और फिर आपसे पूछ लिया जाएगा कि इनमें से कौन सा नहीं है या कौन सा है या किसकी ये विशेषताएं हैं, इसलिए ध्यान से सुनिए। यहाँ पर नो रेन, नो वाटर, यहाँ पर वाटर होता ही नहीं है मेनली। दिरहम यहाँ की करेंसी है। प्राइस ज़्यादा प्रीसियस क्या है? वाटर है कंपैरिजन टू ऑयल। पेट्रोलियम के कंपैरिजन में क्या है? वाटर ज़्यादा प्रीसियस है। और यहाँ जो ये टीले बने होते हैं, रेत के टीले होते हैं, इनको सैंड ड्यून्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सैंड ड्यून्स कहा जाता है। उसके बाद सुनिए गोलकुंडा फोर्ट, वेरी इंपॉर्टेंट है। मेरे एग्जाम में भी आया था ये क्वेश्चन गोलकुंडा के बारे में। ईवीएस में मोस्टली आता है ये गोलकुंडा फोर्ट्स। गोलकुंडा फोर्ट्स कहाँ पर है? तेलंगाना में है। गोलकुंडा फोर्ट, गोलकुंडा फोर्ट कहाँ पर है? तेलंगाना में। तेलंगाना में है ये। सिक्योरिटी फोर्ट भी इसको कहते हैं, सिक्योरिटी फोर्ट। ये ऐसे बना होता है, इसके अंदर फील्ड भी होती है, फैक्ट्री भी होती हैं, हाउसेस भी हैं और क्या है? वर्कर्स को भी रखा जाता है। सभी कुछ इसके अंदर इंक्लूड होता है। और ब्रॉन्ज की क्या है? यहाँ पर जो तोपें हैं वो भी रखी हुई होती हैं। सुनिए इसके बारे में। गोलकुंडा फोर्ट के अंदर क्या है? सिक्योरिटी ऑफ फोर्ट की जाती है, इसकी सिक्योरिटी की जाती है चारों ओर से। और क्या है? गोलकुंडा फोर्ट एंड फैक्ट्री, इसके अंदर क्या है? गार्डन भी है, फील्ड भी है, फैक्ट्री भी है। इसलिए यहाँ पर फार्मर भी रहते हैं और वर्कर भी रहते हैं। 2 स्टोरी बिल्डिंग्स यहाँ पर होती हैं। ध्यान से सुनिए। यहाँ कैनॉन्स और गन्स ब्रॉन्ज की बनी होती हैं। एट फतेह दरवाज़ा, फतेह दरवाज़ा जो इसका दरवाज़ा है, एक बड़ा सा ऐसे दरवाज़ा बनाया गया है, उसको फतेह दरवाज़ा कहते हैं। उस फतेह दरवाजे पर हम अगर कुछ भी बोलते हैं ना तो साउंड इको करती है। क्या होता है? साउंड इको करती है। जैसे एक बार बोला शब्द, नाम लिया किसी का और बार बार वही रिपीट होता रहेगा, वही रिपीट होता रहेगा, तो यहाँ पर साउंड इको होती है। पेट्रोल के बारे में सुनिए। पेट्रोल क्या है? एक स्मेली थिकी डार्क कलर्ड ऑयल है। ये ग्रीस, डीजल, मोम, वैक्स वगैरह इसी से फॉर्म किया जाता है, लेकिन कोयला इससे फॉर्म नहीं किया जाता। ऑप्शन दे दिए जाएंगे कि पेट्रोल से क्या फॉर्म किया जाता है? ग्रीस, ग्रीस फॉर्म किया जाता है, वैक्स फॉर्म किया जाता है, साथ ही डीजल फॉर्म किया जाता है। लेकिन एक ऑप्शन दे दिया जाएगा कोयला भी इससे बना जाता है, तो नहीं, कोयला इससे नहीं बना जाता। कोयला एक अलग टाइप है इन सब में। जो हमारे फ्यूचर फॉल्स हैं उनमें कोयला अलग से होता है। अब फेमस ट्रैवलर्स के बारे में सुनिए, बस थोड़ा सा रह गया। फेमस ट्रैवलर्स,
फेमस ट्रेवलर्स। अल बिरूनी का नाम तो आपने सुना ही होगा। अल बिरूनी, अल बिरूनी, अल बिरूनी कहाँ से आया था ये? उज्बेकिस्तान से आया था, उज्बेकिस्तान से। तहकीक ए हिंद और किताबुल हिंद, किताबुल हिंद और तहकीक ए हिंद, ये इसने पुस्तकें लिखी थी। और ये किसके काल में आया था? महमूद गजनी। महमूद गजनी के शासन काल में आया था। ये पूछ लिया जाएगा कि कहाँ से आया था? उज्बेकिस्तान से आया था। किसके साथ आया था? महमूद गजनी के साथ। और क्या क्या यहाँ पर ऑब्जर्व करके इसने किताब उल हिंद और तहकीक ए हिंद पुस्तकें लिखी थी। और क्या लिखा था? तहकीक ए हिंद पुस्तकें लिखी थी। अब है वास्को डी गामा। वास्को डी गामा, वास्को डी गामा तो बहुत ही सुना होगा, स्कूल्स में बहुत ज़्यादा इसके बारे में बात की जाती है। हमारे स्कूल्स में ऐसे पूछ लिया जाता था क्वेश्चन कि वास्को डी गामा कब भारत आया था, तो आंसर होता था वो कोट पैंट पहन के फॉर्मल वे में आया था, तो आंसर सभी आंसर करते थे कि जाड्डा में आया था। सॉरी, ये मजाक के लिए था कि वास्को डी गामा भारत कब आया था। वास्को डी गामा भारत 1498 में आया था। कहाँ पर आया था ये? भारत में कालीकट एक जगह है, वहां पर आया था। ही लैंडेड एट कालीकट। ही वॉज द फर्स्ट यूरोपियन टू रीच इन इंडिया बाय द अटलांटिक ओशन। और किसको पार करके आया था ये? अटलांटिक ओशन को पार करके आया था। एक बार फिर से सुनिए, वास्को डी गामा 1448 में आया था, पुर्तगाली था, फर्स्ट यूरोपियन था जो अटलांटिक ओशन को पार करके आया था। और उसने कहाँ पर लैंड किया था? कालीकट में लैंड किया था। उसके बाद है एसिड और बेस। एसिड और बेस, थोड़ी सी केमिस्ट्री इसके अंतर्गत आ जाती है। एसिड और बेस, एसिड बेस पीएच स्केल पर कितने नंबर होते हैं? 0 से 14। ये ऐसे पीएच स्केल होता है, यहाँ 0 से 7 और 7 से 14 ऐसे इस पे नंबर लिखे होते हैं। और एसिड क्या करता है? ये जो रेड लिटमस पेपर है, जो लिटमस पेपर होता है, ब्लू लिटमस पेपर, उसको रेड कर देता है। और बेस क्या करता है? बी से बेस और बी से ब्लू, बी से बेस और बी से ब्लू, लिटमस पेपर को क्या कर देता है? ये ब्लू कर देता है। और एसिड क्या करता है? रेड करता है लिटमस पेपर के कलर को। हमारे स्टोमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड पाया जाता है। क्या पाया जाता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड पाया जाता है। और हमारी मसल्स में जैसे हम ज़्यादा एक्सरसाइज वगैरह कर लेते हैं तो हमारे घुटनों में पेन शुरू हो जाता है, बॉडी में पेन शुरू हो जाता है, मसल्स वगैरह में, तो वहाँ पर लैक्टिक एसिड जमा हो जाता है। क्या जमा होता है? लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड वहाँ पर जमा हो जाता है, इसलिए वहाँ पर पेन होता है। उसके लिए हम सिकाई वगैरह करते हैं। फिर अब है फूड। कौन सी जगह पर कौन सा फूड खाया जाता है? टैपियोका कहाँ खाया जाता है? जैसे लिट्टी चोखा कहाँ खाते हैं? और लिंग ह्यू फी कहाँ खाते हैं? लिंग ह्यू फिन हांगकांग, हांगकांग में खाते हैं लिंग ह्यू फेन, यानी कि सांप का मीट, मीट ऑफ स्नेक। मीट ऑफ स्नेक हांगकांग में खाते हैं। कश्मीर में क्या खाते हैं? कश्मीर में फिश कुक्ड इन मस्टर्ड ऑयल। मछली को किस में पकाकर खाते हैं? सरसों के तेल में पकाकर खाते हैं। गोवा में क्या करते हैं? फिश कुक्ड इन कोकोनट ऑयल, कोकोनट ऑयल। केरला में खाया जाता है टैपियोका। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। केरला में खाया जाता है टैपियोका। टैपियोका कहाँ पर खाते हैं हम? केरला में खाते हैं। बिहार में लिट्टी चोखा। बिहार में क्या खाते हैं? लिट्टी चोखा खाया जाता है। क्या खाया जाता है? लिट्टी चोखा। हांगकांग में लिंग ह्यू फेन
यानी कि सांप का मीट खाया जाता है। कश्मीर में फिश कुक्ड इन मस्टर्ड ऑयल, गोवा में फिश कुक्ड इन कोकोनट ऑयल, और केरला इम्पोर्टेंट है, टेपियोका खाया जाता है। और बिहार में क्या खाया जाता है? लिट्टी चोखा खाया जाता है। क्या खाया जाता है? लिट्टी चोखा खाया जाता है। अब सिर्फ एक टाइप का पॉइंट और रह गया है, वो सुनिए। ये शुरू में ही जैसे मैं बता रही हूँ कि कौन सी पेंटिंग कहाँ पर होती है, कौन सी कला कहाँ पर है, तो इसके बारे में और सुनिए, फिर हमारा जो ईवीएस का थ्योरी वाला पोर्शन था वो कंप्लीट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ईवीएस का जो थ्योरी वाला पोर्शन है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो एक बार सुनिए, वर्ली एक पारंपरिक कला का प्रकार है। वर्ली किस स्थान पर होती है? ये वर्ली एक पारंपरिक कला का प्रकार है। ये कहाँ होती है? पेपर में आया हुआ है, ऐसे पूछ लिया जाएगा। तो वर्ली जो पेंटिंग है वो महाराष्ट्र में होती है। महाराष्ट्र में होती है। कहाँ पर होती है? महाराष्ट्र में होती है। चिकन एम्ब्रॉयडरी चिकन एम्ब्रॉयडरी कहाँ पर होती है? लखनऊ में। लखनऊ में होती है। परफ्यूम कहाँ पर? कन्नौज में, कश्मीर की साइड में। और पश्मीना शॉल लद्दाख जम्मू कश्मीर में। पोचमपल्ली तेलंगाना में। पोचमपल्ली तेलंगाना में। पिथौरा पेंटिंग कहाँ होती है? एमपी में होती है पिथौरा पेंटिंग। मधुबनी पेंटिंग कहाँ होती है? मधुबनी पेंटिंग कहाँ होती है? ये बिहार में। इम्पोर्टेंट है ये। चावल वगैरह पीस कर और जो नेचुरल कलर होते हैं उनसे, नेचर से जो कलर बनाए जाते हैं उनसे की जाती है मधुबनी पेंटिंग। इम्पोर्टेंट है बिहार में। चिकन एम्ब्रॉयडरी मतलब चिकन की कढ़ाई। एम्ब्रॉयडरी कहाँ पर होती है? चिकन एम्ब्रॉयडरी लखनऊ में होती है। वर्ली पेंटिंग कहाँ पर होती है? महाराष्ट्र में। पिथौरा पेंटिंग एमपी में। और पोचमपल्ली वेरी इंपॉर्टेंट है, तेलंगाना में इम्पोर्टेंट है। और मधुबनी पेंटिंग भी इम्पोर्टेंट है। ये कहाँ पर होती है? बिहार में होती है। कहाँ पर होती है? ये बिहार में होती है। और जो कांसा है, ये पूछ लिया जाता है किसका मिश्रण है? कांसा एक एलिमेंट नहीं है, ये क्या है? एक एलोय है। इम्पोर्टेंट है, ये पूछा जाता है। ये एक एलोय है कांसा। ब्रोंज, BRONZE, ब्रोंज, कांसा। ये एलिमेंट नहीं है, ये एलोय है। T+T=K, TTK। टी से यहाँ पर हम करते हैं तांबा, इंग्लिश में बोलते हैं इसको कॉपर। ये होता है टीन और इससे बनता है क्या? कांसा, यानी कि ब्रोंज। ये पूछ लिया जाता है। ये क्या होता है? ये भारी होता है। किससे? एल्यूमिनियम से भारी होता है। किससे भारी होता है? ये एल्यूमिनियम से भारी होता है। कुछ एक दो पॉइंट और बच गया हो तो वो देखती हूँ मैं, बाकी मोस्टली हमने इसको कंप्लीट कर लिया है। जैसे एक क्वेश्चन है कि किसी एक क्षेत्र में गांव के लोग अपने की मोटी दीवारों को मिट्टी से लीपते पोतते हैं। इन घरों की छतें कंटीली झाड़ियों से बनी होती है और इस क्षेत्र में वर्षा बहुत कम होती है, गर्मी खूब पड़ती है। तो ऐसे घर कहाँ बनाए जाते हैं? तो ये कहाँ की विशेषता है? ये राजस्थान की विशेषता है। कहाँ की विशेषता है? राजस्थान की। हमने फैमिली को कंप्लीट किया, हमने हाउसेस को कंप्लीट कर लिया, हमने प्लांट के बारे में डिस्कस किया है, फंक्शन ऑफ प्लांट्स भी पढ़े हैं हमने, फोटोसिंथेसिस के बारे में भी पढ़ लिया, और फूड फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ प्लांट भी हमने पढ़ लिया। स्पेशल टाइप के प्लांट हमने पढ़े थे, जैसे ओक ट्री, बेनियन ट्री। और हमने एनिमल्स के बारे में भी पढ़ा है,
बर्ड्स की स्पेशल फीचर हमने कुछ पढ़ी है, जैसे ओवल है वो अपनी पूरी गर्दन को पूरी तरह रोटेट कर देता है। स्नेक के बारे में पढ़ा था, 4 प्रकार के स्नेक थे। हनी बीज हमने क्वीन क्वीन बी के बारे में पढ़ा था कि वो केवल एग्स देती है। और एलिफेंट की कुछ विशेषताएं हमने पढ़ी थी कि वो एक टाइम पर कितना खाना खाता है, वो एक टाइम पर 100 केजी लीव्स खा सकता है और बिल्कुल 2 से 4 घंटे आराम करता है। जिराफ के बारे में पढ़ा था, इसका लाइफ टाइम 25 साल होता है और केवल 2 घंटे सोता है, जितना बड़ा उतना कम सोता है, 2 घंटे सोता है। और जो डव है वो अपना घोंसला कहाँ पर, केक्टस के पेड़ पर बनाती है। और अब हमने न्यूट्रिएंट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन डिसीज के बारे में डिस्कस कर लिया है। ट्रांसपोर्ट हमने डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में भी पढ़ा है, हाउस के बारे में भी पढ़ा है, माउंटेन के बारे में भी पढ़ा है, गोलकुंडा फोर्ट को भी पढ़ा है। और फेमस ट्रैवलर अल्बिरूनी और वास्को डी गामा, एसिड और बेस के बारे में भी। पेंटिंग मेनली कलमकारी पेंटिंग, और सुनिए कलमकारी कलमकारी पेंटिंग ये भी आंध्र प्रदेश में की जाती है। कहाँ पर की जाती है? आंध्र प्रदेश में भी। मधुबनी बिहार में की जाती है, पाटा उड़ीसा में की जाती है। फूड के बारे में, केरला में टेपियोका पाया जाता है, बिहार में लिट्टी चोखा पाया जाता है। झूम कल्टीवेशन रह गया, झूम कल्टीवेशन डीपली प्लग नहीं किया जाता और खाली छोड़ दिया जाता है। उड़ीसा में इसको पोंडू कहा जाता है। पोंडू कहाँ कहा जाता है? इसको उड़ीसा में कहा जाता है। और जो पौधे वगैरह काट कर वहीं उनको जला दिया जाता है, कुछ टाइम के लिए खाली छोड़ दिया जाता है, कहीं और कृषि की जाती है, फिर वहां छोड़ दिया जाता है, फिर कहीं और की जाती है। इसे झूम झूम कर खेती की जाती है, उसको झूम खेती कहते हैं। इसमें नो फर्टिलाइजर का इसमें यूज नहीं किया जाता, फर्टिलाइजर यूज नहीं किया जाता और डीपली प्लग नहीं किया जाता, खाली छोड़ दिया जाता है। उड़ीसा में इसको पोंडू कहा जाता है, बेवार कहा जाता है एमपी यूपी छत्तीसगढ़ और झारखंड में, एमपी यूपी छत्तीसगढ़ और झारखंड में। और इसको झूम झूम कर किया जाता है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? झूम खेती कहा जाता है। हमने ईवीएस की 2 क्लासेस ली हैं और ईवीएस की सीटेट की जो ईवीएस है उसका थ्योरी का पूरा पोर्शन हमने कंप्लीट किया है। और इसके अंतर्गत जो भी इसकी थीम्स थी, जो भी इसके टॉपिक थे, हमने 1 बाय 1 सारे यहाँ डिस्कस किए हैं। जो भी मुझे इम्पोर्टेंट लगा वो मैंने यहाँ डिस्कस करवाया है। आप इसको रिवाइज कीजिएगा, पीवाईक्यू सॉल्व कीजिएगा ज़रूर, क्योंकि क्लास अटेंड करने का कोई फ़ायदा नहीं है तब तक हम पीवाईक्यू सॉल्व नहीं करते हैं। हमें अपना एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है, एग्ज़ाम को क्रैक करना है, तो इसका की पॉइंट है कि हमें पीवाईक्यू सॉल्व ज़रूर करने पड़ेंगे। तो क्लास देखिए, पीवाईक्यू सॉल्व कीजिए, इससे आपकी स्पीड भी बढ़ेगी, एफिशिएंसी भी आएगी और एग्ज़ाम भी क्लियर होगा। आज की क्लास में इतना ही। धन्यवाद।